हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीटेट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सीटेट के अंदर जो पेपर की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से 10 नंबर का आपका हिंदी का गद्यांश पूछा जाता है, 5 नंबर का पद्यांश होता है, 15 नंबर की आपकी पेडागोगी होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और गद्यांश को हम कैसे 5 मिनट में 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर लें, जिससे हमारा जो टाइम है वो और सब्जेक्ट के लिए बच जाए। क्योंकि हिंदी में आप टाइम बचाएंगे तो आपके मैथमेटिक्स के अंतर्गत या इंग्लिश में थोड़ा सा टफेस्ट देखने को मिल सकता है हिंदी वालों को, वहां पर आप अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये वाला जो है ये आपका जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये वाला आपका पैसेज यानी कि गद्यांश पूछा गया था। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, क्योंकि बीएड बीटीसी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आप करके आए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि कौन सी चीज हमें पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पैसेज को सॉल्व करें। पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको अगर आंसर नहीं मिलते तो क्यों नहीं मिलते। क्लियर है मेरे भाई? तो मैं आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व कराता हूँ अभी, और आप लोग तहे दिल से इसको देखिएगा। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह ना करें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, पर आप क्लासेस को लेते रहिएगा, इसका बेनिफिट आप लोग लेते रहिएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश यानी कि आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखा है पेपर में और यही लिखा मिलेगा आपको। क्लियर है? क्योंकि ये मैंने आपके लिए पेपर ही लेके आया हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, सही और सबसे सबसे सटीक जो उत्तर की बात की है, इसमें क्या है, ऑप्शन दो भी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर, अच्छा और सही कौन सा है, इस पर आपको टिक लगाना है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए पढ़ लेते हैं। और ये डार्विन की विचारधारा के ऊपर ये रखा गया है गद्यांश को। डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। जीवन क्या है? लगातार संघर्ष है। इस वाली बात को आपको हेडिंग, जो भी आपको लगता है कि यहां से प्रश्न बन सकता है, आप उसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और ये बाद में आपके काम आते हैं। जीव और प्रकृति के बीच संघर्ष कैसा है? जीव और प्रकृति के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष, इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर में सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कौन बचेगा? जो बुद्धि में और शरीर में सबसे अधिक क्या होगा? सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर एक वर्ड आया है, नेस्तनाबूद। अगर आप लोग देखते होंगे, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, या फिर आप आर्टिकल पढ़ते होंगे, या फिर आप न्यूज चैनल देखते होंगे, तो वहां पर ये वाला वर्ड दिखता होगा। जब भी पाकिस्तान से आपको लड़ाई की बात की जाए तो हमारे एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उड़ा दिया पाकिस्तान को, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान के 4 बंकरों पर, नेस्तनाबूद कर दिए गए भारतीय सेना के द्वारा। तो इस प्रकार के वर्ड आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। तो नेस्तनाबूद का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से खत्म करना हो जाएगा, समाप्त करना हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। अब देखिए, यहां से प्रश्न आपका बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। अब आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछ सकता है, किस ईसाई किसके विरुद्ध पड़ती है? जो ये आधार मान्यता है, तो ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। कौन बनेंगे? जो विनयशील होंगे, विनम्र होंगे, वो बचेंगे। जबर आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। जो विनम्र होंगे, विनयशील होंगे, वो तो बच जाएंगे, और जो जबर होंगे वो आपस में लड़कर मर जाएंगे। आगे बोला है, मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच का संघर्ष बताया है। देखिए, डार्विन साहब ने बोला था, उसके बाद क्या किया, मार्क्स साहब भी आ गए। मार्क्स साहब भी बोले कि हम भी अपना कुछ मत रखना चाहेंगे। तो इन्होंने भी अपने मत को रखने की कोशिश की और इन्होंने बोला कि जीवन है जो अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष है। इन्होंने जीवन को क्या बताया? जीव और प्रकृति के बीच का संघर्ष बताया। अब यहां पर प्रश्न बन सकता है, डार्विन ने किसके बीच का संघर्ष बताया? तो जीव और प्रकृति के बीच का संघर्ष बताया, जबकि जो मार्क्स ने बताया था ये अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष बताया। तो दो स्टेटमेंट हो गए, मार्क्स के अनुसार भी पूछ सकता है आपको प्रश्न में, और डार्विन के अनुसार भी पूछ सकता है। अब देखिए, कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा।
वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकूत खजाना है। अब मुझे वर्ड यहाँ पर जो मिला है ना, अकूत खजाना, मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा। यहाँ पर एक वर्ड बोला था नेस्तनाबूद, और यहाँ बोल दिया अकूत खजाना। 100% आपसे इस वर्ड पे कुछ ना कुछ पूछेगा, और देख लेना कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अटपटे, अलग से एक तरीके से बोल सकते हैं पर्यायवाची रूप में दे दिए जाते हैं, ताकि वहां से आपके प्रश्न बन सके। जिसे वह जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। वह खुद भी इस खजाने का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं है। यह विवेक एक दूसरे की तरह अनुभूति देता है। न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वीय विचारधारा में यह बोध व्याप्त दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं, रक्षक भी है। अब यहाँ पर प्रश्न दिखेगा, प्रकृति केवल भक्षक नहीं क्या है, रक्षक भी है। ये वाला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हमें उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ चलना है। वह पोषक है। प्रकृति कैसी है, पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह है। अब ये जो वाला वर्ड आया है ना, मुझे ये मान लीजिए बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला वर्ड, निरीह। और यहां से प्रश्न 100% बनने के चांस है, क्योंकि ये एक तरीके से कोई ना कोई पर्यायवाची पर आधारित वर्ड दे दिया है। क्या है, निरीह है। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक है। यह दंभ कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मघाती है का यह उन्माद पिछले 2 महायुद्धों में जो नेस्तनाबूद हुआ वह मनुष्य का यह मिथ्या दंभ वर्ड आया है, तो ये भी प्रश्न बना सकता है कि सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच सकता है। देखिए यहाँ पर जो बात की है, डार्विन साहब ने बात की है जीव और प्रकृति के बारे में, और अमीर और गरीब के बीच में बात की है किसने, मार्क्स साहब ने, कार्ल मार्क्स साहब ने। तो यहाँ पर दो लोग थे जिन्होंने अपनी विचारधारा को रखा, अपनी आइडियोलॉजी को रखा। अब इनकी आइडियोलॉजी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी हेडिंग मैंने डाली है, जीवन क्या है, संघर्ष है जीव प्रकृति के बीच का। मार्क्स ने बोला अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है। नेस्तनाबूत वर्ड ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। अकूत खजाना है, प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। निरीह है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों के लिए पालक है, कोमल प्राणियों की पालक है। और आगे वर्ड बोला है यह मिथ्या दंभ के सर्वश्रेष्ठ होने का यह अनुमान आगे बढ़ता जाए। तो ये वाले प्रश्न हैं, यहां से कुछ ना कुछ बनेगा। अब देखिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे जो मैंने आपसे बोला है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। नेस्तनाबूद, ये वाला वर्ड है नेस्तनाबूद, शब्द किस भाषा का है, आपसे अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा। नेस्तनाबूद, नेस्तनाबूद का मतलब क्या होता है, समाप्त करना किसी चीज को, या फिर हम बोल सकते हैं खत्म करना। क्या करना, खत्म करना। चाहे हम समाप्त करना बोल दें या खत्म करना बोल दें, ये आएगा। अब संस्कृत में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, हिंदी में भी ये वर्ड आया है, अंग्रेजी का वर्ड है नहीं, तो ये किसका वर्ड है, फारसी शब्द है नेस्तनाबूद करना। क्या है, फारसी करना। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आता है तामील की जाए, क्या बोला है, तामील। तो ये वाला वर्ड भी है जो आपका क्या है, फारसी शब्द है। ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। तो नेस्तनाबूद कौन सा वर्ड है, फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है अमीर और गरीब में कौन सा समास है। आपसे पूछा है अमीर में और गरीब के बीच में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। मेरे भाई यहाँ से ये जो सवाल बना है ये व्याकरण से सवाल बना है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गद्यांश से ही है। कोई भी प्रश्न होगा 10 के 10 प्रश्न आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा, इसमें अलग से कुछ नहीं पूछेगा, चाहे आपकी व्याकरण ही क्यों ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है, और ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था। अब इसमें समास बताना है। अगर आपसे पूछे दिन रात, क्या पूछे, दिन रात, कौन सा समास होगा, ये भी तो वर्ड आपसे पूछ सकता है, दिन और रात। यहां पर एक वर्ड आया था रक्षक बच्चक,
ऐसे मैंने लिख दिया रक्षक और भक्षक, ये भी वर्ड बनेगा आपका। क्लियर है, रक्षक हुआ भक्षक हुआ। अ, इसका सबसे बेहतर तरीका बता देता हूं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं मेरे भाई? योजक चिन्ह। क्लियर है, तो जब भी आपको योजक चिन्ह बीच में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। 99% आपका द्वंद्व समास होगा। यहां भी क्या है? द्वंद्व समास। और दूसरा तरीका क्या है? एक का दूसरा विलोम शब्द होगा। जैसे दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? बच्चक। अब यहां भी देखें तो देखिए बीच में क्या है आपका? योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा होगा? द्वंद्व समास। दूसरा क्या है तरीका पहचानने का? अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। तो ये भी क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास। तो मेरे भाई बहुत आसान है इन प्रश्नों को हल करना। देखिए, क्लियर है मेरे भाई? तो इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो यहां पर भी आपका एक प्रश्न कोई ना कोई बन सकता है। अब यहां प्रश्न जैसे बन सकता है, चलिए, तो यहां पर प्रश्न की बात करें तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया एक वर्ड लिख देते हैं जिसके लिए बहुब्रीहि समास के लिए भी लिखते हैं, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास के लिए एक एक वर्ड दोनों के लिए लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे, एक वर्ड लिखते हैं दशानन। 10 है जिसके आनंद, क्या होगा? 10 है जिसके आनंद। तो ये कर्मधारय का ना होकर किसका हो जाएगा? बहुब्रीहि का। किसका हो जाएगा? दशानन। 10 है जिसके आनंद, यानी कि जिसको किसकी बात हो जाएगी? आपकी रावण। रावण की बात तो हो गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्ड आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने पहले ही बोला था कि यहां से आपका प्रश्न बनेगा, और जब ये वर्ड आया था तभी मैंने इसको टैग कर दिया था, अकूत खजाना। अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत क्या है? अकूत क्या है? अकूत का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण। क्लियर है? तो यहां पर वर्ड लिखा है, इस वर्ड को समझ लीजिएगा आप। अकूत खजाना क्या होगा? अकूत खजाना। एक बात बताइए, खजाना क्या है? खजाना क्या है? अगर हम खजाने की बात करें तो ये शब्द क्या है? तो ये होगा आपका संज्ञा। क्या होगा मेरे भाई? संज्ञा। और संज्ञा से पहले जो आता है खजाने की विशेषता बता रहा है कौन? अकूत। तो अकूत क्या हो जाएगा यहां पर? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्लियर है मेरे भाई? अकूत क्या हो जाएगा यहां पर? विशेषण। तो यहां पर अकूत क्या हो गया? विशेषण। सर्वनाम तो है ही नहीं, क्रिया है नहीं, संज्ञा है नहीं। संज्ञा क्या होगी यहां पर? तो खजाना जो है वो आपकी संज्ञा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, बहुत सरल है। यही जो प्रश्न है जो कि आप पेपर में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं। ये प्रश्न आए हैं, आप लोग लगाइए अंदाजा। बहुत गद्यांश से ही सीधा सीधा का प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका। प्रश्न है निरीह का पर्याय है। अब मैं बोल भी रहा था जब इसको पढ़ा रहा था कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है, क्योंकि ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे चाहे विलोम शब्द पूछेगा, चाहे पर्यायवाची शब्द पूछेगा, या फिर उन्होंने से पूछेगा संज्ञा है, सर्वनाम है। ऐसे प्रश्न व्याकरण के यहाँ पर डाल देता है। इसमें हम उसके विरुद्ध नहीं है, साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों के लिए पालक है। तो यहां पर अगर चालाक की बात करें तो नहीं है, चापलूस नहीं है, मजबूत नहीं है, बेचारा। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा बेचारा और कोमल प्राणियों के लिए पालक है। किसकी बात की जा रही है? प्रकृति की बात की जा रही है, तो कैसा हो जाएगा? बेचारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यार मेरे भाई बहुत आसान है, आप लोग बस इसको पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर लगाइए, ये समझ लीजिए। अगला है डार्विन का विचार है, विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। डार्विन का विचार है कि जीवन लगातार एक संघर्ष है। अब डार्विन के अनुसार इन्होंने किसके बीच में बताया था? जीव और प्रकृति के बीच में बताया था, जीव एवं
प्रकृति। जब मैं इसको गद्यांश को पढ़ रहा था तो जानबूझ के मैं चार चार बार बोल रहा था कि मार्क्स साहब ने बोला कि अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है, जबकि डार्विन ने बोला कि जीव और प्रकृति के बीच का संघर्ष है। यहां से प्रश्न बन सकता है आपका, वही प्रश्न बना। डार्विन का विचार है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, बुद्धि और शरीर के बीच का नहीं, अमीर और गरीब के बीच का नहीं। ये किसने बोला था? मार्क्स ने बोला था। किसने बोला था? मार्क्स ने बोला था। ये क्लियर है। और विनम्र जबर के बीच नहीं, जीव और प्रकृति के बीच में बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि किसने बोला था? डार्विन साहब ने बोला था। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पेपर में, कुछ की हवा निकल जाती है, कुछ के लिए बहुत आसान होते हैं। जो प्रैक्टिस करके जाते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है ये। डार्विन का विचार ईसाई मत के, अब ये मैंने पूछा था, अब आया था तो मैंने पहले इसको टैग कर दिया था कि यहां से क्वेश्चन बनने के 99% संभावना है। ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है, तो यहां पर क्या है? विरुद्ध है, पक्ष में है, न पक्ष में न विरुद्ध में, समतुल्य है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, ईसाई मत के विरुद्ध पड़ती है। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, आप लोग बस इनको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना बने प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा प्रकृति और मनुष्य के लिए, वैज्ञानिक प्रकृति की जो धारणा है वो प्रकृति और मनुष्य के लिए, तो इसमें कुछ बोला गया था कि नहीं ऐसा? ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा है, अगर हम यहाँ पर आए तो वैज्ञानिक प्रकृति, ये तो आपका इसी में दे रखा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा के बारे में बोला है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की का यह आधार मान्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विरुद्ध के ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। अब यहाँ पर था कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे, जबर आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। ये था वैज्ञानिक आधार पर। क्लियर है? अब यहां से प्रश्न पूछ लिया, वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है। ये वाली बात तो बहुत पीछे बोली थी। क्लियर है? ये वाली बात क्या है? बहुत ज्यादा पीछे बोली थी। और इसकी बात करें तो ये मार्क्स साहब ने बोली थी। एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना, ये वाली बात ठीक लग रही है। इस खजाने का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक है नहीं। एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा के अनुसार मनुष्य के लिए। क्लियर है? क्योंकि अगर पृथ्वी की बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर किसका आधिपत्य सबसे ज्यादा है? तो मनुष्य का ही है, और एकाधिकार रूप से है। भारतीय विचारधारा की प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है आपसे मेरे भाई, तो यहां पर प्रश्न थोड़ा सा गलत वाला लगाना है, आप सही वाले पर ना जाएं। वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, बात तो ठीक लग रही है, ये सही बात है। ये तो वह विरुद्ध नहीं साथ भी है, ये भी बात सही है। वह मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों को पोषक भी है, ये भी बात सही है। वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है, सतत नहीं है, ये गलत है। और आपसे गलत ही पूछा था, तो इस वजह से ये भाई साहब क्या हो गए? सही हो गए, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा था, गलत है, इसी वजह से ये सही है। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ का मतलब होता है एक तरीके से अहंकार, घमंड, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, प्रकृति पर अधिकार जमाया है, 2 महायुद्धों के लिए उससे उत्तरदायी बनाया है। जो उनका अहंकार है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ होने का जो अहंकार है, उसने क्या किया? 2 महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1915 में जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में हुआ था। ठीक, तो जो 2 महायुद्धों के लिए ये क्या है? उत्तरदायी भी है। और ये क्या है? मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ होने का जो दंभ है, अहंकार है, घमंड है। क्लियर है मेरे भाई? ये भी हो गया सही। चलिए बहुत आसान था ये सवाल, तो यहीं तक होगा। हाँ जी, यहीं तक था। तो ये जो प्रश्न थे आपके, ये जो वाले प्रश्न थे, ये किससे थे? गद्यांश से पूछे गए प्रश्न थे। और गद्यांश यही आया था आपका जनवरी 2023 में। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा होगा आपने 4-5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के भी थे, 4 क्वेश्चन बनते हैं व्याकरण के, बाकी गद्यांश से जो आपके टॉपिक है उससे बनते हैं। 10 के 10 प्रश्न आपके गद्यांश से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आप कोई प्रश्न आपको हल करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने गद्यांश में जाइए और जो वर्ड आपने टैग किए थे,
चाहे आपने नोटबुक में नोट कर लिए हो, तो उन वर्ड को आप वहां पर टेस्ट करके देखिए, उन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिएगा, आगे फिर लगेगा। हम अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे और समय पर आपको क्लास रहें, इसके लिए हम पढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? आप बाकी आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना आप लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीटेट तो बहुत छोटा एग्जाम में है, चाहे छोटा का हो या बड़ा, कैसा भी एग्जाम हो, एग्जाम एग्जाम होता है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप उसको टैकल करना चाहते हैं, उस एग्जाम में फतेह करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे पहले क्या कीजिए, आप टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन लगाइए। क्लियर है? जैसे आपने जीन पियाजे साहब को सीडीपी के अंदर पढ़ लिया, अब जीन पियाजे साहब को पढ़ने के बाद 10-12 क्वेश्चन क्या कीजिए, आप टॉपिक से यहां पर प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरे दिन जब आप दूसरा टॉपिक पढ़े, तो उस पहले वाले टॉपिक को रिवाइज कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए। तीसरे दिन फिर पहले वाले टॉपिक को रिवाइज कीजिए। ऐसा आप 10-12 बार एक टॉपिक के साथ अगर कर लेंगे, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि याद करना, याद करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। और इस पैसेज को भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ भी एक तरीके से यही माना गया है। चाहे मार्क्स साहब ने बोला हो गरीब अमीर के बीच संघर्ष रहता है जीवन, चाहे डार्विन साहब ने बोला हो प्रकृति के बीच में हो, ये सारी की सारी चीजों को अगर आप टैकल करके देखोगे ना, अगर अच्छा है इस दुनिया में तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आपका जो पड़ोसी है, अगर वो आपको गाली दे रहा है, तो आपकी सफलता का सबसे पहला कारण वही होगा। और जब सफल हो जाओ, तो मिठाई सबसे पहले उसी को खिलाना, क्योंकि वही उसके लिए हकदार है। आपके लिए बॉर्नवीटा का जो काम कर रहा है, बॉर्नवीटा का, वो सबसे ज्यादा वही कर रहा है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।